हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि हाउसिंग लोन देने का काम करती है। कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सो इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी के अंदर में थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, कंपनी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड मार्केट प्लेयर्स हैं, साथ में ही कंपनी का जो ऑलरेडी पेरेंट कंपनी है और पेरेंट कंपनी की भी पेरेंट कंपनी है, तो उसके डेटा को भी थोड़ा सा यहाँ पे कंपेरिजन करके थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। सो 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 70 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया यहाँ पे आईपीओ के अंदर में, और यहाँ पर 6500 करोड़ रुपीज़ के आसपास में कंपनी उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें से 3560 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 3000 करोड़ रुपए हैं जो बजाज फाइनेंस के पास में जाने वाले हैं, जो इसकी मालिक कंपनी है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स जो हैं, जो कंपनी के जो मेन प्रमोटर है बजाज फाइनेंस, उनके पास में कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, बट आफ्टर दी आईपीओ उनके पास में लगभग 88.75% के आसपास में रह जाने वाली है, जो कि जो सेबी के द्वारा जो गाइडलाइन है मिनिमम पब्लिक होल्डिंग उसको मीट नहीं करता है। तो फ्यूचर के अंदर में और शेयर्स ये जो कंपनी है बजाज फाइनेंस को देने पड़ेंगे। सो एफपीओ सॉरी एफपीओज आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर में, या फिर कंपनी जो ये जो कंपनी है जो फॉलो पब्लिक ऑफर, या फिर जो क्या बोलते हैं ऑफर फॉर सेल भी आ सकता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो काम किस तरीके से करती है। तो जैसे कि नाम में लिखा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो का जो लोन होता है होम लोन टाइप के लोन्स वगैरह कंपनी बांटती है बेसिकली ज़्यादातर। बाकी इसके अलावा दूसरे लोन्स भी कंपनी बांटती हैं, बट बेसिकली मोर जो लोन है वो होम लोन, हाउसिंग लोन्स, प्रॉपर्टी लोन्स, ये वाले लोन्स बांटती है। नेक्स्ट अब देखा जाए तो कंपनी का जो मेन मोटो क्या है इस आईपीओ को लेके आने के पीछे, तो बेसिकली कोई ज़्यादा खास मोटो नहीं है, बस कंपनी को मार्केट में लिस्ट करना है। और जो एक पर्टिकुलर एक मोटो जो बताया गया है वो है ऑर्गुमेंट कैपिटल बेस्ड जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हर कंपनी के एक आरबीआई की एक रिक्वायरमेंट बनाई हुई है कि ये रिक्वायरमेंट इतनी आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करोगे ये वाली कंपनी रहने के लिए। तो उस क्राइटेरिया को फ्यूचर के अंदर में मीट करते रहने के लिए कंपनी बोल रही है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, जो कि अभी तो कंपनी पूरे कंप्लायंट तरीके से मीट कर पा रही है, कोई दिक्कत आ नहीं रही है। तो कंपनी बोली कि उसके और मीट करते ही रहें, तो उसके लिए यहाँ पर रीज़न बताया है। बाकी इस आईपीओ के थ्रू आपके पास में अगर बजाज फाइनेंस हो या फिर बजाज फिनसर्व, दोनों में से किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं 30 अगस्त को अगर थे, तो आपके पास में एक अलग से एक कोटा है, रिजर्वेशन कोटा है। आपके लिए अलग से 500 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं अलग से रखे गए हैं, तो आप उस कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों ही शेयर जो कोट वो जो तरीका है, अगर आप जो ये कोटा वाला तरीका इससे भी कर सकते हैं अलग से, तो आपकी दो फाइलें यहाँ पर काउंट होने के चांसेस बने रहेंगे। तो ये नहीं आप एक ही पैन कार्ड से दो फाइलें, मजे करो। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी की जो आरएचपी है उसके अंदर अगर थोड़ी सी डिटेल्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ खास डिटेल्स के अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतने बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है कि इसके अंदर में डिटेलिंग में जाओगे तो कितना जाओगे, पगला जाओगे, कितना ही डिटेलिंग में जाओगे। तो इसलिए मैंने जो दूसरा रूट अपनाया है वो अपनाया है। जैसे यहाँ पे केसेस की अगर देखें तो इस कंपनी ने केस कर रखे हैं, पेरेंट कंपनी ने केसेस कर रखे हैं 1,72,919 केसेस कर रखे हैं। तो अब सीधी सी बात है, लोन बांटती है, लोन बांटती है तो छोटे मोटे लोन बढ़ते हैं तो फिर वो एनपीए हो जाते हैं, एनपीए हो जाते हैं तो फिर केस होगा तो फिर ये केसेस बने हुए हैं। सो यहाँ पर इतने सारे केसेस हैं जिनके अंदर में अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी के ऊपर में भी केसेस हो रखे हैं 47 के आसपास में, जिसमें कंपनी को नुकसान हो सकता है 4,000 करोड़ के आसपास का। प्रमोटर का जो कंपनी है जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को, कंपनी के द्वारा भी जो नुकसान हो कंपनी ने खुद ने कर रखे हैं 643 करोड़ रुपए के केस, और कंपनी अगेंस्ट हो रखे हैं 23 करोड़ रुपए के केस। अगर कंपनी हार जाती है तो ये पे करना पड़ेगा, राइट। अब बेसिकली हम लोग कंपनी की थोड़ा सा बैलेंस कंपैरिजन की तरफ में चलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वहीं पे एक जो सही एरिया अपने लिए है, क्योंकि मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उन वो किस तरीके से काम कर रही हैं और उनको क्या वैल्यू मार्केट ने दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें दो चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ती हैं, एक तो पीई और पीबी रेशियो निकालना पड़ता है, राइट। बाकी इससे पहले एक बार बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कंपनी की। तो यहाँ पर दैट्स दिस इज द बैलेंस शीट राइट हियर, 1 second, this one is the balance sheet।
तो यहाँ पर जो पूरी बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो है 88,538 करोड़ रुपए की, जिसमें से कंपनी ने लोन बांट रखे हैं 85,283 करोड़ रुपए के लोन बांट रखे हैं, और बाकी 2656 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं कंपनी ने अलग अलग टाइप के, वो लोन नहीं बांट रखे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ जहाँ से पैसा कंपनियाँ उठा रही है, ये पर्टिकुलर कंपनी उठा रही है, वो बोरोइंग से उठा रही है। दैट मीन्स कि कहीं दूसरी जगहों से लोन पे पैसा उठा लिया, जैसे 43,716 करोड़ रुपए हैं, कहीं दूसरी जब बैंकों से उठा लिया, आरबीआई से उठा लिया, दूसरे इंस्टीट्यूशन से उठा लिया, इस तरीके से बोरोइंग कर रखी है। बाकी 29,434 करोड़ रुपए के जो पैसा है वो डेट सिक्योरिटीज़ के लिए से उठा रखा है, कि कंपनी ने बॉन्ड्स जारी कर रखे हैं, डिबेंचर्स जारी कर रखे हैं, और उनके बदले कंपनी फिक्स इंटरेस्ट पे करती रहती है हर, जिस तरीके से भी उनका जो क्राइटेरिया जिस हिसाब से भी उन्होंने डेट सिक्योरिटी जारी कर रखी है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ तो लोन से पैसा उठाया हुआ है और यहाँ पर डेट सिक्योरिटी से पैसा उठाया हुआ है। बाकी जो कंपनी के पास में जो अपने खुद के जो पैसे बचे हुए हैं आज के दिन में, वो लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास में है, वो खुद के पैसे भी कंपनी ने लगा रखे हैं। सो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 15,000 करोड़ रुपए के आसपास में, और अभी जो है इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 3,000 करोड़ के आसपास में और चला जाएगा, तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए का कंपनी में पैसा हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का पैसा। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है, लोन के लिए लिया हुआ है, वो सारा लोन पे लिया हुआ है, लोन पे ही दिया हुआ है। अब अगर कंपनी को हम थोड़ा सा कंपेयर बेसिस पे भी देख लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल पी और पी बी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने यहाँ पर जो कि फॉरवर्ड पी है, क्योंकि जून का जो रिजल्ट है वो 482 करोड़ रुपए का है, और यहाँ पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2,000 करोड़ रुपए की कंपनी इस साल नेट प्रॉफिट कमा लेगी 2025 के अंदर, फाइनेंशियल 2025 के अंदर में। तो कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 60,000 करोड़ की हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी का 30 का पी रेशियो निकल के आता है। सो 30 का अगर पी रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं या देखते हैं, तो कंपेयर करके देखेंगे तो कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी का मालिक है बजाज फाइनेंस का मालिक है बजाज फिनसर्व, तो जो बजाज फाइनेंस जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका भी पी है 30 का। तो यहाँ पर कुछ रूम है नहीं, बचा नहीं है ऊपर जाने के लिए, राइट। अब कई भाइयों का सवाल हो सकता है बजाज फाइनेंस तो बहुत टाइप के काइंड के लोन बांटती है, तो देख लेते हैं। तो इसी सेगमेंट में जो कंपनियां काम करें उनको देख लो, जैसे कैन फिन होम्स है, राइट, इसका पी देख लो 15 का है, राइट। तो कैन फिन होम्स को देखो तो 15 का पी रेशियो के ऊपर काम करे, तो ये कंपनी तो 30 का पी रेशियो के ऊपर कमाई आईपीओ लेके आई है, राइट। तो कहाँ बचा हुआ है। दूसरी कंपनियों को देख लो, पीएनबी हाउसिंग को देख लो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देख लो। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का पी रेशियो तो 7.94 है, 8 का पी रेशियो पे बैठी है बेचारी, मतलब इतनी ज़्यादा कमाई कर रही है, और फिर भी इसकी जो वैल्यू लगी हुई है 37,000 करोड़ के आसपास में लगी हुई है, जबकि इस कंपनी से ज़्यादा कमाई करती है। अगर आप लोग अगर पीएनएल स्टेटमेंट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 4,760 करोड़ रुपए की कमाई है इसने, जबकि ये जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसने 1,700 करोड़ की कमाई की है, इसके मुकाबले 2,000 करोड़ रुपए ज़्यादा कमाए हैं। फिर भी जो इसकी जो वैल्यू है एलआईसी की, ये कहाँ पे बैठी है, 34,000 करोड़ के ऊपर बैठी है, जबकि जबकि आधे पे बैठी हुई है कीमत, ज़्यादा कमा के भी आधे पे बैठी हुई है। ये सरकारी में और प्राइवेट के अंदर में डिफरेंस है, क्योंकि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सरकारी है, क्योंकि इसका मेन मालिक कौन है, एलआईसी, एलआईसी का है सरकारी। अब देख लेते हैं कि जो ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियों के अंदर में ऐसी कोई कंपनियां जो कि प्राइवेट हो, तो जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस है, एप्टस वैल्यू है, तो इनकी जो पी रेशियो है वो क्या चल रहा है। तो इनका पी रेशियो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो इनका 24 के आसपास में चल रहा है, जबकि जो आईपीओ लेके आ रही है वो कंपनी 30 के पी फॉरवर्ड पी के ऊपर में लेके आ रही है, राइट। तो अब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर नेगेटिव बन जाता है कि आगे फ्यूचर के अंदर में मूव करने के लिए डाउनवर्ड ज़्यादा पोर्शन दिख रहा है आने के लिए अपवर्ड की जगह। नेक्स्ट अगर आप पीबी रेशियो के हिसाब से भी अगर बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन को, तो जो नेटवर्थ है आज के दिन वो 14,000 करोड़ रुपए के आसपास के 3,000 करोड़ रुपए और आ जाएंगे। तो लगभग हमने जैसे भी आरएचपी के अंदर में चेक किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखा था कि लगभग 18,000 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बन जाएगा आफ्टर दी आईपीओ। तो जिसको अगर हम लोग ठान चाहते 54, तो यहाँ पर 3.3 या 3.4 के आसपास के कई बार पीबी रेशियो बनता है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं जो कि लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में, तो इसका है 1.2 का एलआईसी का, इसका है 1.7 का, इसका है 2.74 का,
और बजाज फाइनेंस जो इसकी मालिक है उसका है 5.7 का। तो इसके मुकाबले जो कंपनी का, बजाज फाइनेंस के मुकाबले जो इस कंपनी का पीवी रेशियो है उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो सकता है, कमाई के हिसाब से नहीं, नेटवर्थ के हिसाब से ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो सकता है। और लगभग कितना शिफ्ट हो सकता है, लगभग 60% के आसपास में शिफ्ट हो सकता है बजाज फाइनेंस के साथ में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो इस सेगमेंट में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके मुकाबले नहीं हो सकता, बट बजाज फाइनेंस पेरेंट कंपनी के मुकाबले हो सकता है। अब साथ में दूसरे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां उनके हिसाब से अगर देखते हैं, जैसे कैनफिन जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनियां, उनका अगर पीबी रेशियो के साथ में कंपेयर कर किया जाए तो उनका जो चल रहा है, जैसे आवास फाइनेंशियर्स का चल रहा है 3.57, तो वहीं पे चल रहा है। ये एप्टस वैल्यू हाउसिंग 4.28, आधार हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, सो वी हैव टू कैलकुलेट। एक सेकेंड, राइट। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस के हिसाब से भी पीवी रेशियो निकाल लेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी पीवी रेशियो में भी हायर साइड में भी है, और पी रेशियो में भी हायर साइड में है। सो कमाई में भी, नेटवर्थ में भी, सो दोनों में ही अभी तक कुछ खास अपवर्ड जाने की ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं तो इसका पीवी रेशियो जो बनता है 4,000 के 4 के आसपास का पी रेशियो, 4 पॉइंट के आसपास का कुछ का पीवी रेशियो निकल के आ रहा है। तो कंपेरेटिवली आधार हाउसिंग फाइनेंस के मुकाबले थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। सो ओवरऑल अब तक जो जो सिनेरियो बन रहा है उसके रिगार्डिंग कंपनी को वैल्यू जो दी गई है वो अब तक हायर साइड में ही दी गई है, जो पूरी वैल्यू देने की कोशिश की गई है जो मार्केट के हिसाब से। और वो जो मार्केट में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, हाउसिंग फाइनेंस में काम कर रही हैं, उनको देख के नहीं, बजाज फाइनेंस को देख के ली गई हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक प्राइवेट सेक्टर में काम करती है और इसी की छोटी कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसकी हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। तो जो रिसर्च कर रहे हैं जिस कंपनी की, तो उसके सेगमेंट की जो कंपनियां हैं वो और सस्ते में अवेलेबल हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मुकाबले। तो अगर कहीं पे उतार चढ़ाव आता है तो अगर ये तो नीचे जाने के लिए ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है जो कंपेरेटिवली अगर देखा जाता है तो। और बजाज फाइनेंस के साथ में अगर इसको कंपेयर करके देखते हैं कि अपने पिताजी को फॉलो करेगी ये कंपनी, तो पिताजी के कदम चरणों पे चलेगी, तो फिर पीबी रेशियो के हिसाब से ऊपर की तरफ का थोड़ा सा है, पी रेशियो के हिसाब से तो वहीं पे बैठी हुई है। पीबी रेशियो के हिसाब से थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट आ सकता है, लगभग 20-30% का। बट आई आई थिंक कि एक बार को इसका जो जिस तरीके से मार्केट में हाइप बना हुआ है बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस का, उसके लिए हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में एक बार पुश आ सकता है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये इस सेगमेंट की जो कंपनियां प्राइवेट या फिर जो सरकारी, उन कंपनियों के आसपास में ही वापस नीचे गिरने के चांसेस दिख रहे हैं। इसीलिए आई थिंक आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी वेट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और वेरी शॉर्ट टर्म सिर्फ लिस्टिंग गेंस के फ़ायदे और इस हाइप का एक बार मज़ा उठा लिया जाए तो उसके लिए लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के लें और रिसर्च करके लें, बिकॉज दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। See you tomorrow with new information, new important video.